हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 कवर करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में, जिसका टॉपिक है प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र और नागरिकता। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पीसीएस में हेल्प हो सकती है फैक्चुअल क्वेश्चंस में, केवल आरओ में भी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अलग से। ठीक है, पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप से भी हेल्प हो जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसको संविधान का परिचय कहते हैं? ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर नीति निर्देशक तत्व। संविधान का जो परिचय कहा गया है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, क्योंकि उसकी सारी भूमिका हमें प्रस्तावना में मिलती है। जैसे कि एक बुक होती है तो उसकी भी उस बुक के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें एक शॉर्ट फॉर्म में उस प्रस्तावना में बताई जाती हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे संविधान का खाका कहें या फिर उसकी भूमिका कहें या परिचय कहें, वो प्रस्तावना से पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। प्रस्तावना या फिर उद्देशिका अथवा आमुख संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं, जिसमें पूरे संविधान का सार होता है। क्या उसमें कहा गया है? बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कंसाइज करके पूरे संविधान का सार उसमें बता दिया गया है। लेकिन अगर कोई दिमाग लगाकर पढ़े तब, वरना कोई तो यूं ही कहेगा कि इतनी सी एक पेज की प्रस्तावना में पूरा संविधान कैसे। नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसने कहा है? तो यह जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी जी ने दिया है, या फिर N.A. पालकीवाला ने दिया है, या फिर K.M. मुंशी ने दिया है, या फिर भीमराव अंबेडकर ने। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह स्टेटमेंट N.A. पालकीवाला ने दिया है। आंसर बी करेक्ट है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, N.A. पालकीवाला ने कहा है। इसके अलावा प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, यह K.M. मुंशी ने कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, या फिर प्रस्तावना हमारे प्रस्तावना को जो है जन्म कुंडली किसने कहा है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नाम बताने पड़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह स्टेटमेंट सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने दिया है। आंसर है सी। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कथन दिया है। इनमें से किसका उल्लेख प्रस्तावना में है? संविधान के आदर्शों, सरकार के स्वरूप का, संविधान के स्रोतों का, या फिर उपयुक्त सभी का? इन तीनों ही चीज़ों का हमारे संविधान में उल्लेख दे रखा है। संविधान में बोल रही हूँ, मतलब जो प्रस्तावना है उसमें। ठीक है, तो आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी का। प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत, संविधान के लागू होने की तिथि, इस सभी का उल्लेख हमें प्रस्तावना में बखूबी मिलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी या फिर भीमराव अंबेडकर। यह प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यही कारण है कि इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि उसका नाम ही उद्देश्य प्रस्ताव था। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। एम लक्ष्मीकांत में ये डेट गलत दे रखी है, 22 जनवरी 1946 यहाँ पे लिख रखा है, वो गलत है और 1947 है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए। 1946 के दिसंबर में जब वो पेश किया गया है तो वापस कैसे जा सकता है जनवरी में? पास होने के लिए वह जनवरी 1947 में पास हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन पहले आई थिंक कवर हो चुका है। संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया है। अगर प्रस्तावना के संबंधित
एक और चीज़ है वो है भाषा, जिसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, और अगर भाषा की बात करें प्रस्तावना की, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, वेरी इजी क्वेश्चन, हम, हमारा देश भारत, हम भारत के लोग, हम सभी भाई बहन, हमारा प्यारा भारत, हम भारत के लोग, बी इससे स्टार्ट होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है, यानी कि प्रस्तावना ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, एक ही बात है, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व या फिर तीनों ही उद्देश्य हैं। प्रस्तावना के अकॉर्डिंग संविधान के ये तीनों ही उद्देश्य रहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी। न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन और डाला जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इस तरीके से। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताने वाली थी, लेकिन मुझे मालूम था नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि इसका मतलब है टॉपिक वाइज। रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर ब्रिटिश क्रांति। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है, इसलिए आंसर है ए। वह रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, सो करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल में अब तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, और उस अमेंडमेंट के द्वारा क्या उसमें जोड़ा गया, क्या हटाया गया, कौन सा वह अमेंडमेंट था, ये चीज़ आगे जानते हैं। पहली चीज़ जो अमेंडमेंट था वह था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 1976 में हुआ था 42वां, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, इसको कन्फ्यूज़न को दूर ऐसे किया जा सकता है, 42वां अगर 4+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1976, लास्ट वाली डिजिट से निकल के आ जाएगा 6। 1978 जो है तो 44 जो अमेंडमेंट है, 4+4 = 8। ट्रिक है छोटा सा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ 42वां था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया, और इसके द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। कौन प्रस्तावना के उस भाग को संशोधित कर सकता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है? संसद है, या फिर वह राष्ट्रपति है, या फिर वह उच्चतम न्यायालय है? करेक्ट आंसर जो है, इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा जो संविधान के आधारभूत। क्वेश्चन क्या है? कौन प्रस्तावना के उस भाग को संशोधित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है, ये पाबंदी है। जो संविधान का जो मूल ढांचा है या फिर आधारभूत ढांचा है उससे संबंधित है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा जो निर्णय आया था वह बेरुवाड़ी संघ मामला जो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, उसके तहत यह निर्णय आया था। बेरुवाड़ी संघ मामले उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था उस मामले में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के मत के अनुसार यह संविधान का भाग है। नेक्स्ट है, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है?
बेरुवाड़ी संघ मामला, केशवानंद भारती मामला, संघ बनाम केरल राज्य मामला, या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, जिसके तहत प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान में कितने प्रकार के भारतीय संविधान कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। एज आई टोल्ड यू, प्रस्तावना में अभी बताया गया था। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट वन इज संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघ एवं इसके क्षेत्रों पर चर्चा की गई है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में? ओके, भाग 1 में संविधान के अंतर्गत संघ एवं इसके क्षेत्रों के विषय में चर्चा की गई है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या फिर आर्टिकल 4? ऐसा कहा गया है आर्टिकल 1 में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान संशोधन द्वारा किसी भी राज्य को संघ से अलग नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उसके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो क्या चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे? पहली अनुसूची क्लियर हुई और पहला भाग क्लियर हुआ। 1 से लेकर 4 तक अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्या है, तो किससे संबंधित है, तो वो चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन 1, 2, 3 में क्या है डायरेक्ट, वो चीज़ अलग क्लियर होगी। अनुच्छेद 1 में अगर आगे आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगी। अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आर्टिकल 1 में जो भारतीय क्षेत्र है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सी है वो 3 श्रेणियाँ? पहली है राज्यों का क्षेत्र, दूसरी है संघ क्षेत्र और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी कि उनको अपने में शामिल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। किस अनुच्छेद के तहत संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना कर सकती है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 या 4? आ गई ना वो चीज़, तो मुझे बताने की ज़रूरत पड़ी नहीं अलग से कि आर्टिकल 2, 3 में क्या है। आर्टिकल 1 जो है कवर हो चुका था। ये है अनुच्छेद 2, जिसके तहत क्या कहा गया है, एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं, वहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट हुई होगी। अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस अनुच्छेद को संशोधित कर भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना कर सकती है। ये वो राज्य होते हैं जो पहले से भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं। याद रखना 2 और 3 में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है? यहाँ नाम चेंज होने से मतलब है, तो वह अनुच्छेद 3 है जिसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को अधिकृत करता है, यानी कि यह अधिकार देता है कि संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तन, क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, सीमा में परिवर्तन करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर के एक नया राज्य का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान को अधिकार देता है संसद को? जो है आर्टिकल 3। तो है थोड़ा सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये पहले से ही अधिग्रहित जो है मतलब अधिग्रहित किए हुए हैं, जिनके में आप नाम चेंज कर रहे हो या फिर उनकी सीमा को घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, उनको 2 राज्यों को एक करके निर्माण कर रहे हो एक नए राज्य का, ये डिफरेंस है। आर्टिकल 2 में एक नई चीज़ है कि हम नई चीज़ों को जोड़ेंगे, यानी कि नए क्षेत्र को जोड़ सकते हैं। तो 2 में और 3 में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरी चीज़, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में परिवर्तन या फिर पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है? तो वह जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 3 ही है। आंसर है सी। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण
या फिर वर्तमान राज्यों में परिवर्तन पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। ध्यान रहे कि ये भारतीय संघ के हिस्से में पहले से ही होते हैं। एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने वही चीज़ बताई थी कि वो पहले से होते हैं। अनुच्छेद 3 में उनको परिवर्तित किया जाता है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को अधिग्रहित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्यों का प्रवेश, गठन व नाम परिवर्तन आदि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे? ये है अनुच्छेद 4। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये चीज़ है कि अगर हम आर्टिकल 2 में या फिर आर्टिकल 3 में, ये चीज़ें इतने अच्छे से समझाई हुई है ना, मैंने सब डला हुआ है, सब पॉलिटी में जो भी समझाया था, इन दोनों में अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है, कोई भी चेंज किया जाता है, तो वह आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। सिंपल, बस, और कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या है ना, ये जैसे ये चीज़ दी है, राज्यों का प्रवेश, गठन व नाम परिवर्तन आदि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल ऐसे लिख दी है ना कि क्योंकि जो उन आर्टिकल्स के तहत प्रावधान है उसमें चेंज जो होगा वो नहीं माना जाएगा। अब ये प्रावधान को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंज होगा वह आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। सिंपल, खत्म बात। अनुच्छेद 4 स्वयं घोषित करता है कि देखिए यहाँ लिख दिया ना, जो मैंने इजी लैंग्वेज बताई थी वो यहाँ लिखी हुई है। अनुच्छेद 4 यह स्वयं घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किया गया संशोधन, यानी कि, अब यहाँ से चीज़ शुरू हो रही है कठिनाई जो है, यानी कि राज्यों का प्रवेश, गठन व नाम परिवर्तन आदि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। इसी वजह से वह 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके तहत जो भी संशोधन माने जाते हैं वह विशेष बहुमत वाले होते हैं। तो ये क्या, साधारण प्रक्रिया से एक चीज़ और यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर हुई है कि ये प्रश्न आता है कि राज्यों में परिवर्तन करना है या फिर नाम चेंज करना है, ये चीज़ें तो किस प्रकार के बहुमत से होती हैं, तो वो सामान्य बहुमत या फिर साधारण विधायी प्रक्रिया होती है। साधारण बहुमत भी आ सकता है लिखा हुआ। ये चीज़ क्लियर। एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया था? एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का, प्रांत लिखा हुआ है ना, तो यह जो गठित हुआ था, यह जो समिति बनी थी, कब बनी थी ये? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एग्जैक्ट मंथ पूछा जाए तो वो जून है। जून 1948 को भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग, जिसका नाम था धर आयोग, अध्यक्षता किसने की थी? एस.के. धर ने। इसका गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो 1948 के दिसंबर में दी थी। ठीक है, प्रस्तुत की तथा सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखना कि इसने भाषाई आधार पर जो गठन करने की बात थी, पुनर्गठन की, उसको अस्वीकारा था। चलिए, जेवीपी समिति बनाई गई, वो भी इसी के लिए बनाई गई थी। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? अब यहाँ क्वेश्चन ये है, लेकिन वो बनी भाषा के ही आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए थी। 1948 में, 49 में, 50 में या फिर 51 में? तो यह समिति बनी थी 49 में, 1949 में। कांग्रेस द्वारा 1948 में ही जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभी सीतारमैया को लेकर एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। तीनों के नाम के प्रथम अक्षर, अरे बहुत इजी है क्या, ये है ना, क्या है समिति का नाम? JVP। तो जे से क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू, वी से क्या हुआ? वल्लभ भाई पटेल, और पी से हुआ पट्टाभी सीतारमैया। क्लियर? तीनों के नाम के प्रथम अक्षर पर इसको JVP समिति कहा गया और इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तथा इसने औपचारिक रूप से इस बात को कहा, अभी बताएंगे किस बात को कहा, लेकिन चलिए पहले बात को ही बता देते हैं, उसके बाद एक चीज़ मैं मेंशन करूंगी हाईली। यहाँ पर इस बात को कहा
अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। तो इसने भी उस चीज़ को नकार दिया कि भाषा के आधार पर कोई पुनर्गठन नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो रिपोर्ट 1949 में, लेकिन इसका गठन 1948 में ही हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी नेता जिनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु का निधन होने के बाद सरकार को किस राज्य की स्थापना भाषा के आधार पर करनी पड़ी थी? ऑप्शंस तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है, तो सबको रटा हुआ होगा। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करके आंध्र प्रदेश की स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य न गठित करने के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था, उसी आंदोलन के दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी नेता जिनका नाम था श्री पोट्टी श्री रामुलु, क्या बोल दिया मैंने, श्री क्यों लगा दिया पहले, हाँ, तो नेता का पूरा नाम क्या है, पोट्टी श्री रामुलु, उनका निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस आयोग की सिफारिश पर 1956 में 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? प्रश्न क्या है, किस आयोग की। अब ऊपर 2 आयोग थे हमने पढ़ लिए, धर आयोग पढ़ लिया, जेवीपी समिति पढ़ ली। एक और आयोग है जिसके आधार पर इसका गठन हुआ था 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का, वह है फजल अली आयोग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फजल अली आयोग को सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में गठित किया गया था। कब गठित किया गया है? 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और इस आयोग में भी एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। ठीक है, तो इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है, गोवा भारतीय संघ का कौन सा वहाँ राज्य है? अब यहाँ राज्यों के पुनर्गठन के बाद ना ये पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर का कौन सा राज्य बना, किस राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ गोवा की गई है, तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है 25वां राज्य था। ठीक है, 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का कौन सा राज्य बनकर तैयार हुआ? 25वां। ठीक है, एक फैक्ट नहीं है इसमें और तीनों चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 12वां संशोधन संबंधित है किससे? गोवा राज्य के गठन से। 1961 में इसको मुक्त कराया गया था। किससे मुक्त कराया गया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, पुर्तगालियों से, प्लीज़ याद रखना। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 25वां राज्य यह बनकर तैयार हुआ। ये तो हमने पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था? सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ था, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? इस करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सॉरी, महाराष्ट्र व गुजरात का हुआ था, एक ही साथ हो गया था। 1960 में हुआ था बम्बई से। तो गुजराती भाषा जो बोलते थे लोग, उनको अलग कर दिया गया था। जो मराठी लैंग्वेज यूज़ करते थे उनको अलग कर दिया गया था। जो बम्बई था ना, उसमें से इन दोनों को डिवाइड कर दिया और मराठी वाले जो इधर आ गए, क्या नाम है इसमें, क्या है ये, महाराष्ट्र, और गुजराती वाले गुजरात में आ गए। कब हुआ? 1960 में। नागालैंड 16वां राज्य बना था 1963 में। हरियाणा बना था 17वां 1966 में और हिमाचल प्रदेश बना था 18वां 1971 में। ये तो रटना पड़ेगा, ये रटने पड़ेंगे, ये नहीं याद होने वाले ऐसे। ठीक है, तो अपना को जो भी ट्रिक लगाना है वो पैंतरे लगाइए और याद कीजिए। मेघालय को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1970, 71, 72 या 73? करेक्ट आंसर है 70। उसके अलावा कुछ और राज्यों की बात की गई है। मणिपुर को दिया गया था 19वां राज्य, मतलब मणिपुर 19वां राज्य बना था 1972 में। त्रिपुरा बना था 20वां 1972 में। मेघालय 21वां राज्य
22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा स्वायत्त शासी प्रदेश बना था और 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, देखिए ये चीज़ है ना, ये बाकी सारे के बारे में तो नहीं पूछे, लेकिन सिक्किम के बारे में पूछी जाती है। सिक्किम के साथ भी ऐसा ही कुछ घपला हुआ था। घपला क्या मतलब, पहले उसको जो है संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, फिर उसके बाद एक और 36वां संविधान संशोधन हुआ था, 35वां 36वां, ये दो हुए थे अमेंडमेंट उससे रिलेटेड, तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आएगा क्वेश्चन शायद आगे, देखते हैं। आ गया, अरे वाह, मुझे सच में नहीं पता था, आ गया क्वेश्चन। सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 35वां 36वां 37वां या 38वां? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पूरी कहानी दी गई होगी तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। सिक्किम 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा संबद्ध राज्य बनाया गया था। ठीक है, एक वंश था, मतलब चोग्याल जो थे ना, चोग्याल ही ऐसा कुछ नाम था, उनका शासन था सिक्किम पे पहले, तो उनसे जो है इसको वो किया गया। तो सिक्किम वासियों की ही कुछ इच्छा थी कि वो शामिल हों इसमें, भारत में, और वो तो इस संविधान संशोधन के द्वारा उसको संबद्ध राज्य बनाया गया पहले, फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको 22वां राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य। 22वां था, ये भी याद रखना है। और 36वां 35वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 27वां राज्य था, है या फिर जो भी है। 27वां राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मिजोरम कौन सा है? 23वां है, 1987 में बना है। अरुणाचल प्रदेश 24वां है, 1987 में बना है। छत्तीसगढ़ 26वां है, 2000 में बना है। उत्तराखंड 27वां है, सन 2000 में बना है। एक मात्र ट्रिक है याद करने का, सेम सन वाले जो हैं, सेम ईयर वाले जो हैं, उनको इस तरीके से सेम ईयर, मतलब एक ईयर लिखा, सपोज 97 है, सॉरी 1987 है, सो उनके सामने जितने भी राज्य हैं जो उस टाइम पर जो गठन हुए हैं उनको वहाँ पर इस तरीके से नोट कर दिया। नेक्स्ट, तेलंगाना का गठन किस वर्ष हुआ था? तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये है झारखंड 28वां राज्य बना है सन 2000 में, और तेलंगाना 2014 में बना है 29वां राज्य। जम्मू एंड कश्मीर की बात यहाँ आई है। पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2017, 18, 19 या 20? ये तो सभी को पता होगा, 2019 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू व कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, और वो कौन से थे? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। ये प्रश्न पूछा हुआ है और पूछा जाएगा आगे कि यह अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था ये तो आप बता देंगे, लेकिन कब लागू हुआ था याद रखें। डेट पूछी जाएगी 31 अक्टूबर। इसके बाद वर्तमान में राज्यों की कुल राज्यों की जो संख्या कितनी है? 28। संघ शासित प्रदेशों की कितनी है? 8। 8 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो दमन एंड दीव है और दादरा एवं नगर हवेली है उसको 2020 में एक बना दिया गया था, उसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो 8 हो गए तब से। अब है, दिल्ली को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? किसका दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। अनुच्छेद कौन सा है? 239 क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिल्ली को अनुच्छेद 239 क के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को संघ राज्य श्रेणी में रखा गया। वह जो अमेंडमेंट था जिसके द्वारा दिल्ली को जो है संघ राज्य श्रेणी में रखा गया, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में रखा गया, सो वह है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1991 में हुआ था। ठीक है, और यह इसमें इसके अलावा और क्या किया गया था? एक तो इसको यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में रखा गया, उसके अलावा दूसरी चीज़ वहाँ विधानसभा का उपबंध किया गया। दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव का विलय कब हुआ था? हमको तो लगा था तुम नहीं होंगे, लेकिन तुम भी हो यहाँ।
ये क्वेश्चन भी है। 2020 में, 19 में, 18 में या 17 में? तो अभी बताया तो था अभी 2020 में। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव पश्चिमी भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश है अभी, जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय से हुई है। ठीक है, और यह विलय हुआ था 26 जनवरी 2020 से यह विलय अस्तित्व में आया है। इसकी राजधानी दमन है, दमन में स्थित है जो भी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उपबंध किया गया है? ठीक है, क्योंकि हमने इसमें नागरिकता के टॉपिक को भी शामिल किया है तो उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर 5 से 11 तक हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित सारे उपबंध, सारे प्रावधानों को शामिल किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी या सी है जो भी है, आर्टिकल 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के भाग भी पूछा जाता है, नागरिकता से संबंधित भाग भी पूछा जाएगा। भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का उपबंध किया गया है। सूचियों से संबंधित, जो सूचियों का जो है ये कुछ भाग पूछे जाते हैं। और ये भाषा का जो है, भाषा के रिलेटेड पूछा जाता है, किस भाग में है प्रावधान उसका। और ये क्या नाम है, सीटों का, राज्यसभा की सीटों का, ये कुछ भाग पूछे जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है, कुछ एक इम्पोर्टेंट है, बात कर ली जाएगी जब भागों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे अलग से। किसको नागरिकता संबंधी मसलों पर कानून बनाने का अधिकार है? क्या यह अधिकार राष्ट्रपति को है, या उच्चतम न्यायालय को है, या फिर संसद को है, या फिर राज्य विधानमंडल को है? तो हमारी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो राइट है, मतलब ये कानून बनाने का जो राइट है, वह सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और ना सिर्फ सिटीजनशिप से, हर किसी से बनाने, ये कानून बनाने का राइट तो संसद के पास ही है ना। संसद को नागरिकता संबंधी मसलों पर कानून बनाने का अधिकार है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट है, सॉरी, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? भारत में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, या फिर इन सभी में है? बात हो रही है दोहरी नागरिकता की। इतना अगर नहीं पता है तो ये बहुत बड़े पाप है। ये दोहरी नागरिकता सभी में नहीं है, अमेरिका में है। ये आंख बंद करके उपयुक्त सभी जो लगा देते हैं ना, बहुत गलत करते हो। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता यानी कि एक तो देश की है और एक राज्य की नागरिकता भी है वहाँ पे, है ना। तो इन दोनों का प्रावधान अमेरिका में है, वहाँ के लोग दो दो नागरिकता का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1954 में, 55 में, 56 में या 57 में? नागरिकता जो अधिनियम था वह पारित हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के बारे में उपबंध करता है या फिर प्रावधान करता है। भारत में नागरिकता प्राप्ति के कितने आधार हैं? 2, 3, 4 या 5? नागरिकता प्राप्त करने के भारत में 5 आधार हैं। वो 5 आधार कौन से हैं? एक तो जन्म से, वंशानुगत और पंजीकरण द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण द्वारा और क्षेत्र समय सम्मिलित होने के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यही 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा डीप में अगर पढ़ने हो तो इसके लिए आपको 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे से ज़्यादा। बट नहीं, हम थोड़ी पढ़ाएंगे आपको, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे पढ़ा करके। ऐसा नहीं है, नागरिकता के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर पूरा डाला हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता की समाप्ति के कितने आधार हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो इसमें है 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वो हैं 3, नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग, यानी कि आप खुद ही त्याग देते हो कि हमें नहीं रहना है इस देश में, बर्खास्त कर दिया जाता है। आप अगर ऐसा काम करोगे ना कुछ, कि अगर पाकिस्तान में, भारत में युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहे हो तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर आप शत्रु देश का साथ दोगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जा सकता है। और भी काफ़ी सारे कंडीशंस हैं। वंचित किए जाने पर आपको भी नागरिकता से जो है समाप्त आपकी नागरिकता हो जाएगी। चलिए, हाल ही में कब नागरिकता संशोधन अधिनियम संशोधित किया गया है? 19 में, 20 में, 18 में या 17 में? तो यह जो अमेंडमेंट हुआ है नागरिकता से संबंधित, यह हुआ है 2019 में,
पता होगा सबको। अब इतनी बड़ी चीज़ नहीं पता है तो फिर तो आप सो रहे हैं। इतने आंदोलन हो गए, इतने लोग चले गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन व पारसी और ईसाई धर्म वाले नागरिकों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है, जबकि मुस्लिम धर्म से संबंधित व्यक्तियों को इसमें नागरिकता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। पूछा गया है ये प्रश्न। ये है ना, ये अभी रुको मैं अलग कलर से इसको हाईलाइट करती हूँ वरना आप लोग भूल जाओगे। ये जो है ना, एक तो ये देशों के नाम पूछे गए हैं, दूसरा ये पूछे गए अलग से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये पूछे गए अलग से। प्लीज़ याद रखना। चलिए कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे, काफ़ी समझदार हैं। तो ये हो गए कंप्लीट टेस्ट नंबर 3, क्वेश्चन थे 42। पीडीएफ की नीड है, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत इजीली आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो, लेके आ सकते हो। मतलब किस तरीके से मिल रही है, पूरी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, अब एक पीडीएफ थोड़ी मिलेगी आपको। तो ये है नंबर, नहीं साइट पर जाना है, इस पर कीजिए आप कॉल या फिर व्हाट्सएप, जहाँ से आपको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर शॉर्ट नोट्स की नीड है तो जिसमें जीएस के सारे नोट्स हैं, यूपी पीसीएस या फिर आरओ के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सीटेट के लिए, जिसमें तीनों हिस्ट्री हैं, दोनों जियोग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, यूपी स्पेशल है, प्लस करंट अफेयर्स हैं, हिंदी है। इसके अलावा साइंस के तीनों के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के हैं शॉर्ट नोट्स। और कौन सा सब्जेक्ट बचा, जो भी बचा है उसके सारे शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। और उसका जो फीस है वो केवल 199 है। काफ़ी सारे लोगों को अगर नीड है, मतलब ली है काफ़ी सारे लोगों ने वो, तो आप ले सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।